नमस्कार, एमटीएस टॉक शो पे आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ गार्गी द्विवेदी। आज हम बात करेंगे एक नए वायरस के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं H3N2 के बारे में। यह कैसे फैलता है, इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यह वायरस कैसे फैलता है और इससे कैसे निदान पाएं। सर, सबसे पहले मेरे टॉक शो में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि H3N2 है क्या, इसके बारे में बता दीजिए, और H3N2 और H3N1 में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बता दीजिए। देखो क्या है, नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, मैं फेफड़ों का स्पेशलिस्ट हूँ और ऑनरेरी सेक्रेटरी हूँ इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन का। आपने इस समय बर्निंग टॉपिक है H3N2 और H1N1 बेसिकली इन्फ्लुएंजा ए वायरस के सब टाइप हैं। आजकल जो सीजनल फ्लू होता है उसको H1N1 से होता है। H3N2 जो नॉर्मली वायरस होता है इन्फ्लुएंजा का, ये सब टाइप वायरस है। नॉर्मली पिग्स में होता है, पिग्स में स्प्रेड करता है, पिग्स से ह्यूमन में आता है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट करता है। जैसे कि और इन्फ्लुएंजा वायरस स्प्रेड करते हैं, या कोविड स्प्रेड करता है, या टीबी स्प्रेड करती है। ये ड्रॉपलेट के माध्यम से स्प्रेड करता है। जैसे आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, क्लोज स्पेस में फैलता है एक दूसरे। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही सब टाइप है दोनों। सर, क्या इन्फ्लुएंजा वायरस कोरोना की तरह ही है? नहीं, इसके लिए भी कोरोना की तरह ही मतलब वही गाइडलाइंस अपनाना है या कुछ दूसरा इसके लिए? हाँ, कुछ हद तक आप कह सकते हो। सारे जितने वायरस हैं, खासकर रेस्पिरेटरी वायरस हैं, चाहे कोरोना हो चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस हो, दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं। तो इनसे बचने का तरीका दोनों का सेम है। जैसे सेफ डिस्टेंस रखिए, प्रॉपर मास्क पहनिए, हाथों को प्रॉपर वॉश करिए, बार बार अपना नाक, आँख और मुंह टच नहीं करिए, एक से दूरी से सुरक्षित दूरी बनाइए। तरीका दोनों का सेम है, लेकिन दोनों वायरस अलग अलग है। दोनों का प्रेजेंटेशन कुछ हद तक मिलता है, लेकिन कोविड ज़्यादा सीवियर वायरस है। सर, H3N2 वायरस के लिए क्या पहले से कोई वैक्सीन है जिसे लगाकर लोग बच सकें? एज सच आप सीजनल फ्लू जो होता है हमारा, उसके लिए वैक्सीन ऑलरेडी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अवेलेबल है। खासकर से उन लोगों को हम लोग रिकमेंड करते हैं जो कि अस्थमा के पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट हैं, या जो बुजुर्ग पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट है, या गुर्दे के पेशेंट हैं, की डायलिसिस हो रही है। इन लोगों को ईयरली हम लोग इन्फ्लुएंजा शॉट्स देते हैं। हर साल रिकमेंडेड है, हर साल लगाना ही लगाना चाहिए। सर, इन्फ्लुएंजा वायरस के बाहरी लक्षण ही दिखाई देते हैं, उसी से पता चल जाता है कि यह H3N2 वायरस है, या फिर इसकी जांच करनी पड़ती है? हाँ, तब हमें पता चलेगा कि ये इन्फ्लुएंजा। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जो इन्फ्लुएंजा वायरस का सब टाइप है, खासकर से इस समय जो फैल रहा है, H1N1 H3N2 दोनों हैं। H3N2 की संख्या कम होती है, H1N1 ज़्यादा होता है। लक्षण दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। जैसे लक्षण, जो सामान्य लक्षण दोनों के होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे बुखार आना, शरीर में दर्द, कंपकपी जैसा लगना, जुकाम होना, खांसी आना, गले में खराश या दर्द हो, बॉडी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोगों में डायरिया भी हो सकता है। लक्षण ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। डिफ्रेंशिएट दोनों को केवल टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं वायरोलॉजी लैब में। दोनों के लक्षण ऑलमोस्ट सेम है। H1N1 H3N2 को डिफ्रेंशिएट केवल टेस्ट के माध्यम के थ्रू कर सकते हैं। टेस्ट का तरीका क्या है? जैसे कि नेजल स्वाब लेते हैं हम, जैसे कोविड लेते हैं नेजल स्वाब लेते थे, इसमें भी सेम तरीका है। नेजल स्वाब के थ्रू ही टेस्ट करते हैं, उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोविड है या इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा में किस सब टाइप का है, H1N1 है या H3N2? सर, इसे सांस की बीमारी भी कह सकते हैं? सांस की बीमारी नहीं कह सकते। सांस की जिसको पहले से बीमारी है, जिसको पहले से COPD है, उसमें सीवियरिटी होने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, लेकिन ये इन्फ्लुएंजा वायरस सांस की इथिलियम को अटैक ज़्यादा करता है, इसीलिए खांसी जाती है। न्यूमोनिया भी हो सकता है सीवियर केस में, या ARDS कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिम्टम हो सकता है। लेकिन बहुत कम लोगों में होता है जिसमें ARDS हो या बायलेटरल न्यूमोनिया हो। ज़्यादातर लोगों में माइल्ड सिम्टम होते हैं जो कि अपने आप धीरे धीरे रिकवर कर जाते हैं। लेकिन उन लोगों में जो पहले से सांस के मरीज हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, गुर्दे की बीमारी जिनको डायलिसिस चल रही है, या जो किसी तरह से इम्यूनिटी डिप्रेस करने की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनमें जब अटैक पड़ता है उनमें निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा है। सर, H3N2 कितना खतरनाक है और इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसके लिए बस सावधानी ये रखनी, खासकर से बुजुर्ग लोग या छोटे बच्चे हैं, या जो पहले से किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनको मास्क का प्रयोग करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे कम जाएं, ज़रूरत हो तो ही जाएं, या जाएं तो मास्क का यूज करें।
और लक्षण अगर आपको है, सर्दी जुकाम का लक्षण है, बुखार है, तो आप अपना हाथ प्रॉपर बीच बीच में हाथ से साबुन से अच्छे से धो लें। अपने चेहरे को स्पर्श ना करें बार बार, और कहीं भी खुले में गंदगी न करें, थूके नहीं, है ना। और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बना के रखें। थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर ले घर में, तो और लोग इससे स्प्रेड नहीं करेंगे। ये तरीका है। प्लस खान पान में पीने वाली चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें, लिक्विड ज़्यादा लें, नॉर्मल खाना लें, बुखार आने पे केवल पैरासिटामोल लें, कोई भी दर्द निवारक दवाएं अवॉइड करें। सर कैसे जान भी जा सकती है? बिल्कुल जान जा सकती है। अगर फेफड़े में संक्रमण बढ़ता है, निमोनिया होता है या मरीज को दिक्कत बढ़ती है, तो पेशेंट को बाईपैप की ज़रूरत पड़ सकती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है और जान भी जा सकती है। जो 2 मौतें हुई हैं वो बेसिकली एक हरियाणा में और बंगलौर में हुई है। बंगलौर में जो पेशेंट है बुजुर्ग थे, बाबूजी, करीब 82 साल की अवस्था थी, ऑलरेडी उनको डायबिटीज हाइपरटेंशन था, उनकी मौत हुई है। दूसरी मौत जो हरियाणा में रिपोर्टेड है वो भी लंग कैंसर के पेशेंट थे, उनकी मौत हुई। तो ऐसी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये अपने आप आएगा, अपने आप धीरे धीरे चला जाएगा। कोई डरने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है। सर ये क्या किसी मतलब खास उम्र के लोगों को, जैसे बुजुर्गों को या बच्चों को, किस उम्र के लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है? प्रभावित तो सबको करता है, लेकिन बुजुर्गों और बच्चों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको अगर ऐसे लक्षण आते हैं या लक्षण परसिस्ट करते हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना। उसको अपने आप सेल्फ मेडिकेशन सबसे डेंजरस चीज़ होती है, उसको नहीं करना है। डॉक्टर से कंसल्ट करके इलाज चलता है। सर खान पान के लिए क्या बताना चाहेंगे? क्या कुछ ज़्यादा, जैसे कि अभी आपने बताया लिक्विड चीज़ें, और कुछ भी अगर ऐड करना घर का ताज़ा खाना खाना है जो उनको सूट करे, सुपाच्य हो, और खाने में पीने वाली चीज़ों की मात्रा बढ़ा दें। बाजार की चीज़ें कम खाएं और प्रॉपर पका हुआ ताज़ा खाना खाएं। तो पहले किसी को डायबिटीज़ का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, या किसी तरह के गुर्दे की मरीज का पेशेंट है, COPD का मरीज, अस्थमा का पेशेंट है, तो जो पहले से दवाइयाँ जो रेगुलर चल रही हैं उनकी, वो दवाइयाँ रेगुलर आप लेते रहेंगे। जैसे कोई अगर इन्हेलर रेगुलर ले रहा है तो अपने इन्हेलर का नियम समय पे लेता रहेगा। वो पुरानी दवाइयाँ कोई ब्रेक नहीं करनी है, बीमारी अगर साथ में होती है तो। सर मरीज को क्या बचाव करना चाहिए जैसे कि किसी दूसरे को संक्रमित ना कर सके, किसी और को ये फैले ना? मरीज को पहला ध्यान रखना, अपने आप को आइसोलेट रखना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाए, जैसे मूवी देखने नहीं जाए, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाए। स्मोक करता हो तो स्मोक ना करे, खुले में थूके नहीं। कई लोग क्या खुले में स्पिट करने लगते हैं, खुले में थूके नहीं। मास्क का प्रयोग करें, एक से दूसरे से सुरक्षित दूरी का प्रयोग करें। अलग बिस्तर पे सोए, साथ बैठ के खाना खाना है, थोड़ा सा दूरी बना खाना खाए, क्लोज स्पेस पे खाना खाए, अपनी थाली शेयर नहीं करे दूसरे के साथ, सेम बर्तन में पानी ना पिए, अलग बर्तन में पानी पिए, थोड़ा सा आइसोलेट कर ले। और ऐसी कोई खास बात नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। सर इसका संबंध सांस की बीमारी के लिए मतलब कह सकते हैं, या इसका संबंध पेट से ज़्यादा है? इसका संबंध सांस के फेफड़ों का संक्रमण ज़्यादा होता है। पेट में कुछ लोगों को वायरल डायरिया हो सकता है, लेकिन जनरली कम होता है। सांस में दिक्कत ज़्यादा होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम ज़्यादा मिलते हैं, जैसे गले में खराश है, खांसी आना। ज़्यादातर खांसी सूखी रहती है। सांस की दिक्कत बढ़ सकती है उन लोगों में जिनमें कि फेफड़े में संक्रमण बढ़ जाता है, उनमें सांस में तकलीफ बढ़ सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ऐसे लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है अगर चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हैं तो। सर खान पान किस तरह से इन्फ्लुएंजा को प्रभावित करता है? खान पान से इन्फ्लुएंजा कोई रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन बेसिकली रेस्पिरेटरी वायरस है, एक से दूसरे को ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलते हैं, छींकने से, बात करने से, खांसने से फैलते हैं। खान पान का पर्पज है कि आपकी इम्यूनिटी, खान पान अच्छा रखेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, समय पे खाना खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, आपको बीमारी से लड़ने की ताकत मिलेगी। सर मैंने तो आपसे बहुत से प्रश्न पूछ लिए हैं, काफ़ी सवालात मैंने कर लिए हैं। कुछ प्रश्न जो मुझसे रह गया हो, जो बहुत ज़रूरी हो, तो आप हमारे दर्शकों को कृपा करके बताएं। बस ये ध्यान रखना है, इससे मैंने पहले भी कहा, इससे कोई दहशत होने की ज़रूरत नहीं है, इसको पॉजिटिव में लेना है। कोई बीमारी आई है ये धीरे धीरे अपने साथ चली जाएगी, इसके लिए कोई विशेष दवाओं की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है, अल्टमावीर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। एडल्ट पेशेंट में 75 mg BD यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लेनी है। अपने से दवाई लेनी है, केवल पैरासिटामोल लेना है, उसके अलावा कोई दवाई नहीं लेनी है। पीने वाली चीज़ों की मात्रा बढ़ाएं, मास्क का प्रयोग करें, हाथ समय समय पर धुलें, साबुन से अच्छी तरह से धुलें। अपने चेहरे को स्पर्श न करें, नाक को, आँखों को, मुँह को बार बार स्पर्श न करें। एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बना के चलें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सर हमारे टॉक शो से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने
इतनी बढ़िया जानकारी ली। अच्छा है कि पब्लिक में एक मैसेज जाए तो सबके लिए उपयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, जिन्होंने हमें H3N2 के बारे में काफ़ी कुछ बताया। आगे भी आपको ऐसे ही चिकित्सकों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और बने रहिए MTS टॉक शो पे। आपके साथ मैं हूँ गार्गी द्विवेदी।